चलिए आज भारत के सबसे बड़े और शायद सबसे कम समझे जाने वाले जमींदारों में से एक वक्फ बोर्ड की कहानी को परत दर परत समझते हैं। 6 लाख एकड़। जरा सोचिए, ये कितनी जमीन होगी। ये मुंबई शहर के एरिया से भी ज्यादा है और ये सारी जमीन भारत में वक्फ बोर्ड्स के कंट्रोल में है। इसी वजह से इंडियन आर्मी और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये एक लाइन, एक बार वक्फ हमेशा वक्फ, इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है। लेकिन इस सीधे साधे दिखने वाले सिद्धांत के पीछे एक बहुत ही पेचीदा और विवादों से भरी कहानी छिपी है। तो आइए जानते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है और ये इतने विवादों को जन्म क्यों देता है। आज जो भी विवाद हम देख रहे हैं, उनकी जड़ें सदियों पुरानी एक सोच में हैं। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, वक्फ की पूरी धारणा सदका-ए जारिया के इस्लामिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसका मतलब है एक ऐसा दान जिसका पुण्य, जिसका सवाब दान देने वाले को उसकी मौत के बाद भी मिलता रहे। यही हमेशा के लिए दान का आइडिया वक्फ सिस्टम की आत्मा है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी। 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद के एक साथी थे, हजरत उमर। उन्होंने अपनी एक कीमती जमीन को हमेशा हमेशा के लिए समाज की भलाई के नाम कर दिया। ये इतिहास का पहला वक्फ माना जाता है और इसने आने वाली सदियों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। तो अब सवाल ये उठता है कि मिडिल ईस्ट का ये धार्मिक विचार भारत के इतने जटिल कानूनी ताने बाने का हिस्सा कैसे बन गया। चलिए इस सफर को देखते हैं जो मुगल दरबार से शुरू होकर ब्रिटिश अदालतों तक पहुंचा। मुगलों से लेकर हिंदू राजाओं तक भारत में कई शासकों ने मस्जिदों और दरगाहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जमीनें दान में दी। यह सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं था, बल्कि यह समाज सेवा का एक तरीका भी था और इन सब का बाकायदा सरकारी दस्तावेजों में रिकॉर्ड रखा जाता था। फिर आए अंग्रेज और उनकी कानूनी व्यवस्था वक्फ के विचार से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। एक तरफ थी हमेशा के लिए दान की सोच और दूसरी तरफ थे प्रॉपर्टी बेचने और सरकार द्वारा जमीन हड़पने के कानून। जाहिर है यहां टकराव होना तो तय था और इसी टकराव ने भविष्य के विवादों के बीज बो दिए। आज़ादी के बाद कई दशकों तक चीजें लगभग वैसी ही चलती रहीं, लेकिन फिर आया साल 1995 का वक्फ अधिनियम और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस कानून ने वक्फ बोर्ड को इतनी शक्तियां दी जो भारत में किसी भी दूसरी धार्मिक संस्था के पास नहीं थीं। दिलचस्प बात यह है कि इस कानून को संसद में लगभग सभी पार्टियों का सपोर्ट मिला था। मकसद था वक्फ की जमीनों को कब्जे से बचाना, लेकिन इसके चलते एक ऐसी कानूनी बॉडी बन गई जो अपनी खुद की अदालतें चला सकती थी, जिन्हें ट्रिब्यूनल कहते हैं, और जिसके पास जमीन पर दावा करने की असाधारण ताकत थी। और ये स्लाइड 1995 के कानून के सबसे विवादित हिस्से को समझाती है। आमतौर पर क्या होता है, अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी पर अपना हक जताता है तो उसे ही ये साबित करना पड़ता है। लेकिन वक्फ बोर्ड के मामले में खेल बिल्कुल उल्टा हो गया। अगर बोर्ड ने किसी की जमीन पर दावा कर दिया तो अब उस जमीन के मालिक को यह साबित करना होगा कि यह जमीन वक्फ की नहीं है। यह एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव था। तो इतनी जमीन और इतनी शक्ति के साथ यह सिस्टम असल में काम कैसा कर रहा था? साल 2006 की एक सरकारी रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाली हकीकत सबके सामने ला दी। सच्चर समिति, जिसे सरकार ने भारतीय मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक हालत की स्टडी करने के लिए बनाया था, उसने पाया कि अगर वक्फ की जमीनों को ठीक से मैनेज किया जाए तो उनसे सालाना 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। लेकिन उस साल असल में कमाई हुई कितनी? सिर्फ 163 करोड़ रुपए। ये अंतर देखिए, चौंकाने वाला है ना? 12,000 करोड़ की क्षमता और कमाई सिर्फ 163 करोड़। यह सिर्फ मिसमैनेजमेंट नहीं था, यह एक घोटाले की तरफ इशारा कर रहा था। तो सवाल यह था, बाकी का पैसा जा कहां रहा था? सच्चर समिति की रिपोर्ट और उसके बाद हुई जांचों ने भ्रष्टाचार के एक बड़े जाल का पर्दाफाश किया। आरोप लगे कि बोर्ड के सदस्य, राजनेता और लैंड माफिया सब मिलकर कीमती जमीनों को कौड़ियों के दाम बेच रहे थे या उन पर कब्जा कर रहे थे। और यहीं पर सबसे दुखद विडंबना सामने आती है। वक्फ का मकसद मुस्लिम समुदाय की मदद करना था, स्कूल, अस्पताल और दूसरी कल्याणकारी योजनाएं चलाना। लेकिन अरबों की संपत्ति होने के बावजूद समुदाय गरीबी और पिछड़ेपन से जूझता रहा। मतलब पैसा उन तक पहुंच ही नहीं रहा था जिनके लिए वो था। इन तमाम विवादों और घोटालों के बाद अब 2024 में इस पूरे सिस्टम को जड़ से बदलने का एक प्रस्ताव सामने आया है। चलिए देखते हैं कि इस नए बिल में क्या है और ये पावर के बैलेंस को कैसे बदलना चाहता है।
2024 का ये प्रस्तावित बिल कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है। ये एक तरह से पूरे सिस्टम का ओवरहॉल है। ये वक्फ बोर्ड से शक्तियां लेकर सरकारी अधिकारियों जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे रहा है। अब सिर्फ जुबानी तौर पर जमीन दान नहीं की जा सकेगी और बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना भी जरूरी होगा। और इस पूरे बदलाव के पीछे का मूल विचार इस स्लाइड में छिपा है। तर्क ये दिया जा रहा है कि वक्फ बोर्डों को जो आज़ादी मिली हुई थी वही भ्रष्टाचार की जड़ थी। इसलिए समाधान ये है कि इसे सीधे सरकारी निगरानी में लाया जाए ताकि पारदर्शिता बढ़े और मिसमैनेजमेंट को रोका जा सके। और आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ये 2024 का बिल भ्रष्टाचार खत्म करने और पारदर्शिता लाने का एक जरूरी कदम है, या फिर ये एक धार्मिक संस्था पर सरकार का कंट्रोल स्थापित करने का एक तरीका है? इस सवाल का जवाब ही भारत की सबसे पुरानी और सबसे अमीर चैरिटेबल संस्थाओं में से एक का भविष्य तय करेगा।